मगर मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैंने झिंझिला कर कहा। मेरे अब्बू अब तक पुलिस स्टेशन में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुके होंगे और पुलिस मुझे तलाश कर रही होगी। देखो अली, उस्ताद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आइंदा घर जाने का नाम मत लेना। तुम यहाँ शहजादों की तरह रहोगे और मेरे दोस्तों का क्या होगा? वो मेरे काम के नहीं है, इन्हें मैं छोड़ दूंगा। मैंने उस्ताद से बहस नहीं की, कम से कम वो मेरे दोस्तों को तो छोड़ रहा था। इनमें से कोई एक भी यहाँ से चला जाता तो अब्बू को मेरे बारे में बता सकता था। फिर मुझे ख्याल आया कि वो क्या बताएगा, कैसे इस जगह की निशानदेही करेगा। यहाँ आते हुए तो हम सब इतने मसरूर थे कि रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब ये बंगला कराची के नवाब में कहीं भी हो सकता था। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली कि पुलिस इस क्लू से भी मेरा सुराग लगा सकती है। दूसरे दिन उस्ताद ने मेरे दोस्तों को छोड़ दिया। इसके बाद से मैं इंतजार में रहने लगा कि पुलिस कब इस बंगले पर रेड करेगी और कब मुझे यहाँ से रिहाई नसीब होगी। यूं ही 1 महीना गुजर गया, मगर कुछ भी ना हुआ। इस दौरान में उस्ताद मेरी ट्रेनिंग करता रहा था। इसने मुझे जब्बार के हवाले कर दिया था। जब्बार बहुत ज़बरदस्त फाइटर था। वो रिवॉल्वर और राइफल चलाने में भी महारत रखता था। इसका निशाना भी गजब का था। निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए हम दूर वीराने में निकल जाते थे। उस दिन जब्बार बहुत गौर से मुझे देख रहा था। फिर वो पुरख्याल लहजे में बोला, अली बेटा, तेरे तो पढ़ने लिखने और खेलने के दिन है, तू इन चक्रों में कैसे पड़ गया? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो तो उस्ताद का खास आदमी था। शायद वो मुझे आजमा रहा था और मेरे ख्यालात मालूम करना चाहता था। मैंने रुखाई से कहा, जब्बार चाचा, अपने काम से काम रखो। तुम्हें ये मालूम करना है कि मैं इन चक्रों में कैसे पड़ गया, तो जाकर उस्ताद से पूछो, वो तुम्हें तफसीली जवाब देगा। अरे उस्ताद से क्या पूछूं बेटा? जब्बार ने कहा, मैं तो इंतहाई मजबूरी में इसका साथ दे रहा हूँ, मगर तुम्हारे साथ क्या मजबूरी है? मैं उलझ कर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब्बार मुझसे वाकई मुखलिस था या झूठ मूठ हमदर्दी जता रहा था। तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का यहाँ से निकल गया होता। यही तो मजबूरी है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। जब्बार ने कहा, मेरा पासपोर्ट उस्ताद के कब्जे में है। पासपोर्ट में हैरत से बोला, पासपोर्ट तो दूसरा भी बन सकता है। नहीं बेटा, जब्बार ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तानी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले झगड़े में एक आदमी मेरे हाथों शदीद जख्मी हो गया था। बाद में वो अस्पताल पहुंचकर मर गया। मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम आया तो मैं फरार होकर बम्बई चला गया। वहाँ मेरी मुलाकात उस्ताद से हुई तो क्या उस्ताद भी भारतीय है? मैंने चौंक कर पूछा। वो तो कट्टर हिंदू भी है और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है। मेरे सर में धमाके से होने लगे। मुझे एकदम याद आ गया कि मैंने उस्ताद के कमरे में तरशोल बरदार मुजस्समा देखा था। तो क्या जब्बार चाचा तुम भी? नहीं बेटा, इसने मेरी बात काट दी। मैं मुसलमान हूँ, बस हालात से मजबूर होकर उस्ताद के चंगल में फंस गया हूँ। मगर बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें तो अपने मुल्क के लिए बहुत काम करना है। उस्ताद के साथ रहे तो तुम गद्दारों में शामिल हो जाओगे। फिर वो चौंक कर बोला, चलो अब वापस चले, मगर मेरी बातों पर गौर जरूर करना। हम वापस पहुंचे तो उस्ताद के पास एक आदमी बैठा था। इसके जिस्म पर नफीस किस्म का सूट था, गोरा रंग और बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें। वो खासा खूबरू शख्स था, मगर न जाने इसकी आंखों में क्या था। वो शख्स मुझे पहली नज़र में बुरा लगा। वो दोनों बंगले के लॉन में बैठे हुए थे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उस्ताद ने आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। सूट वाले ने गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया, फिर उस्ताद की तरफ देखकर इस बात ने सर हिला दिया। उस्ताद ने मुझसे कहा, अली, ये मेरे दोस्त हैं, मलक जाहिद, खासे बड़े सनतकार हैं। ये हमसे मामूली सा ही काम लेना चाहते हैं। मैंने कहा, ये मामूली काम तो हमारा अली भी कर सकता है। काम क्या है? मैंने पूछा। एक बदमाश ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है, इसे रास्ते से हटाना है, गोली मारना है इसे। जाहिद ने यूं कहा जैसे किसी कुत्ते या बिल्ली को मारने की बात कर रहा हो। मैंने सोचा इस बहाने मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। मैंने फौरन कहा, बस इतना सा काम, मुझे इस बदमाश का एड्रेस और हुलिया बता दें, मैं आज ही काम कर दूंगा। वो इंतहाई चालाक और ख़तरनाक आदमी है, जाहिद ने कहा, इसलिए तो मैं अली को भेज रहा हूँ, इस पर तो शक भी नहीं कर सकता। फिर उस्ताद मुझसे मुखातिब हुआ, तुम भी डरना मत, हम लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। पहले मैंने गोली न चलाने का फैसला किया था, मगर जब यह सुना कि उस्ताद के आदमी भी वहाँ मौजूद होंगे तो फायर करने का फैसला कर लिया। ऐसा फायर जिससे किसी को नुकसान न पहुँचे। उस्ताद ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, इसमें इस शख्स की तस्वीर है, तुम पहले इसे अच्छी तरह पहचान लो। लिफाफे में से इंतहाई वजी और बावकार शख्स की तस्वीर निकली। इसके साथ एक गैर मुल्की लड़की भी थी। मैंने सोचा कि अगर ये शख्स इतना ही खतरनाक है जितना मुझे बताया जा रहा है तो मेरे फायर करने के बाद वो मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा और इन लोगों से भी निमट लेगा।
यूं 2 दिन बाद उस्ताद के आदमी मुझे इस भरी पूरी सड़क पर ले गए। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। शायद वो बोलते बोलते थक गया था। तुम इस जगह तक पहुंचा सकते हो, तुम्हें जहाँ रखा गया था? तैमूर ने पूछा। जी हाँ, अली ने जवाब दिया। वहाँ से वापसी पर मैंने रास्ते को बहुत गौर से देखा था। वो जगह ठट्ठा से पहले घग्गर फाटक से चंद किलोमीटर अंदर की तरफ है। बेकार है, मैंने कहा। वो लोग अब तक वहाँ से गायब हो चुके होंगे। फिर मैं लड़के से मुखातिब हुआ। मैं तुम्हें घर पहुँचा देता, मगर बाहर तुम्हारे लिए शदीद खतरा है, इसलिए कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहो। तुम खुद भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर तुम जाना चाहोगे तो रोकेगा तुम्हें कोई नहीं, मगर तुम तो खुद बहुत ज़हीन हो। यहाँ भी तुम्हें घर का सहारा मिलेगा। मेरा ख्याल है अब तुम सो जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। फिर मैंने तैमूर से कहा, अली को इसके कमरे में पहुँचा दो। अपने कमरे तक तो मैं खुद भी जा सकता हूँ, अली ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसके जाने के बाद मैंने तैमूर से कहा, अब इसका कमरा बाहर से लॉक मत करना। बच्चा बहुत ज़हीन है, वो रात में किसी वक्त उठकर ज़रूर ये देखेगा कि दरवाज़ा बाहर से बंद है या नहीं। तमाम गार्ड्स को अलबत्ता ये हिदायत कर दूँ कि लड़के को यहाँ से निकलने न दें। मेरा जुमला भी ख़त्म ही हुआ था कि बाहर सड़क पर 2-3 गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई। मैंने झपट कर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अपनी राइफल उठाकर मोहतात अंदाज में बरामदे की तरफ बढ़ा। फिर कॉल बेल जोरदार अंदाज में बजी। गेट पर मौजूद दोनों गार्ड भी लॉन में रखी हुई संगी पेंचों के पीछे पोजीशन ले चुके थे। इन्हीं में से एक गार्ड ने डपट कर पूछा, अड़े केड़ा है, यानी कौन है? पुलिस, बाहर से एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। अली मुराद मुझसे कुछ फासले पर एक सुतून की आड़ में बैठा था। मैंने आहिस्ता से इसे मुखातिब किया, अली मुराद तुम गेट पर जाकर बात करो। इसी वक्त तैमूर बाहर निकला और बोला, मैं छत से बाहर का जायजा लेकर आ रहा हूँ। दरवाजे पर बाकी पुलिस की 3 मोबाइल्स खड़ी हैं, फिर मैं खुद ही बात करता हूँ, मैंने कहा और अपनी राइफल तैमूर को पकड़ा दी। तुम लोग मुझे पीछे से कवर करना, मैंने तैमूर और अली मुराद से कहा और गेट की तरफ बढ़ गया। इस दौरान में पुलिस वाले कॉल बेल की बजाय कई मरतबा जाहिलाना अंदाज में दरवाज़ा पीट चुके थे। मैंने गार्ड को गेट खोलने का इशारा किया और खुद ऐसी जगह ठहर गया जहाँ से मैं पलक झपकने में एक तनावर दरख्त के पीछे पोजीशन ले सकता था। पुलिस के भेस में दुश्मन भी तो हो सकते थे। गेट खुलते ही एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल दंदराते हुए अंदर आ गए। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, मैं खुद आकर बोला, इजाज़त के बगैर तुम घर में दाखिल कैसे हुए? और रात के इस पहर तुम्हें किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी का दरवाज़ा राइफल के बटों से पीटने की इजाज़त किसने दी? अचानक सर्च लाइट की तेज़ रोशनी में इंस्पेक्टर की आंखें चौधे आ गईं। तैमूर या अली मुराद ने सर्च लाइट्स ऑन कर दी थी। सब इंस्पेक्टर चंद लम्हे उल्लू की तरह आंखें झपकता रहा, मगर इसने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बोलो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने सपाट लहजे में कहा। हमें इलाके के मुख्तलिफ लोगों ने टेलीफोन किया था कि आपके बंगले में डाकू घुस आए हैं। और अच्छा, तो आप इस सिलसिले में आए हैं? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मेरे पास ज़्यादा नफरी नहीं थी, सब इंस्पेक्टर ने कहा। दूसरे थानों से नफरी मंगाने में कुछ देर होगी। कुछ देर, मैंने तहकीर अमेज़ लहजे में कहा। कुछ देर कहते हो तुम लोग इसे? अगर मेरे ज़ाती गार्ड न होते तो वो लोग घर का सफाया तो करते ही हमें भी ठिकाने लगा देते। तो क्या डाकू फरार हो गए? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो लोग फरार हो जाते, मगर आर्मी वालों ने इनकी ये कोशिश नाकाम बना दी और इन सबको गिरफ्तार कर लिया। आर्मी वालों ने? सब इंस्पेक्टर के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ भाई, आर्मी का एक कैप्टन चंद जवानों के साथ मेन रोड से गुजर रहा था। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर वो लोग फौरन यहाँ पहुँच गए। कैप्टन के साथ भी सिर्फ 5 जवान थे। वो नफरी का इंतजार करने के बजाय फौरन एक्शन में आ गए और ज़बरदस्त मार्के के बाद वो डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? सब इंस्पेक्टर ने यूँ पूछा जैसे अपने किसी आला अफसर से मुखातिब हो। मेरे हुक्म से आए हो तुम यहाँ? मैंने आंखें निकाली। बस इतना ध्यान रखना कि आइंदा नफरी ना होने का बहाना न करना। सब इंस्पेक्टर चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर अपने जवानों के साथ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ियाँ स्टार्ट होने की आवाज़ आई। इनके जाते ही फ्लैश लाइट ऑफ हो गई। मैंने गार्ड को चौकस रहने की हिदायत की और थके थके अंदाज में अंदर की तरफ बढ़ा। इस चक्कर में पूरी रात काली हो गई थी। अजीब सी कैफियत थी, जिस्म पर थकन सवार थी, मगर नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मुझे ग्लोरिया की तरफ से भी परेशानी थी। मैंने शाजिया से पूछा, ग्लोरिया का क्या हाल है? मैंने इनका जख्म साफ करके फर्स्ट एड दे दी है, वो अब सुकून से सो रही हैं। जख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं है? मैंने पूछा। जख्म तो खासा गहरा है, मगर हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है, शाजिया ने बताया। गोली शाने का गोश्त फाड़ती हुई निकल गई है, खून भी अच्छा खासा ज़ाया हो गया है। मैंने इनके ज़ख्म पर वो सफ़ूफ भी छिड़क दिया है जो आपने मुझे दिया था। एक सफ़ूफ इन्हें पानी में घोल कर पिला भी दिया है। ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, मैंने कहा और वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अगर नींद नहीं आ रही है तो मैं कॉफ़ी लाऊं? शाजिया ने पूछा। नहीं, इस वक्त कॉफ़ी रहने दो, मैं बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम ऐसा करो, इस बच्चे के बेडरूम में सो जाओ, मुझे खदशा है कि वो मौका मिलते ही यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। शाजिया ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, मगर मैं इसकी बात सुने बगैर दरवाज़ा खोल कर
اپنی بیڈ روم میں داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے بولٹ کر لیا۔ آرام دہ بستر پر لیٹ کر بھی میں کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو وال کلاک 12 بجا رہی تھی۔ میں کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر خالی و ذہنی کے عالم میں وال کلاک کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ نیم گرم پانی سے نہانے کے بعد مجھے تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ کپڑوں کی الماری میں کئی شلوار سوٹ بھی موجود تھے۔ مجھے وہ لباس پسند تھا، مگر جس قسم کی زندگی گزار رہا تھا اس کے لیے وہ لباس مجھے موزوں نہیں لگتا تھا۔ مجھے اس دن کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں نے شلوار سوٹ پہننے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی ریوالور اور دوسرے ہتھیار کمرے میں ہی چھوڑ دیے۔ آج میں ہتھیاروں کا اضافی بوجھ بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچا تو تیمور اور علی مراد پہلے سے وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر تیمور بولا، آج تو تم خوب سوئے۔ خوب کہاں یار، میں ہنس کر کہا، فجر کی اذانوں کے بعد تو مجھے نیند آئی تھی۔ ہاں، گلوریا کا کیا حال ہے؟ گلوریا تو اب بہت بہتر ہے، مگر وہ شازیہ بہت پریشان ہے۔ صبح سے کئی مرتبہ تمہیں اٹھانے کی کوشش کر چکی ہے، مگر ہر بار میں نے یا علی مراد نے اسے روک دیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم جتنی دیر سو لو اچھا ہے، آئندہ نہ جانے کب اتنی فرصت ملے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم برسوں سے نہ سوئے ہوں۔ تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے کہا۔ بے فکری کی نیند سوئے ہوئے تو ایک زمانہ گزر گیا، ہر وقت سر پر کوئی نہ کوئی تلوار لٹکتی ہی رہتی ہے۔ ہاں، اس بچے کا کیا حال ہے؟ مجھے اچانک علی کا خیال آ گیا۔ وہ بچہ صبح سے شازیہ کے ساتھ ہے، تیمور نے ہنس کر کہا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہاں سے جانے کی بات نہیں کی۔ شازیہ سے پوچھ رہا تھا کہ باجی آپ ان لوگوں میں کیسے پھنس گئی؟ یہ سن کر مجھے بھی بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ہمیں بھی جرائم پیشہ یا ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ ناشتہ یہی منگواؤں صحیح ہے؟ ناشتہ میں نے علی مراد کی بات کاٹ دی، اب تو میں لنچ ہی کروں گا، تم بس کافی منگوا لو، میں گلوریا کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ گلوریا بیڈ کی پشت سے نیم دراز تھی اور اس وقت جاگ رہی تھی۔ وہ اس وقت جینز اور ڈھیلے ڈھالے نائٹ گاؤن میں عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی شرٹ نزدیک ہی کرسی پر پڑی تھی، خون جمنے کی وجہ سے شرٹ بری طرح اکھڑ گئی تھی۔ گلوریا کی رنگت بالکل سفید ہو رہی تھی، چہرے پر بھی نکاہت کے آثار تھے، مگر آنکھیں بس وہی زندگی سے بھرپور چمک تھی۔ کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے بیڈ کے سرے پر ٹکتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ جینز کیا تمہاری کھال بن گئی ہے؟ کبھی کبھی عورتوں والے کپڑے بھی پہن لیا کرو، تم مجھے عورتوں والے لباس میں دیکھنا چاہتی ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ میں اس کے لہجے پر چونک اٹھا اور سوچا، کیا اس نے صبح صبح وسکی چڑھا لی ہے؟ مگر وہاں نہ بوتل تھی نہ گلاس تھا۔ میں نے متلاشی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا تو گلوریا دوبارہ چہک کر بولی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، جینز میں پرسکون نیند کب آئے گی؟ اسی وقت دروازہ آہستگی سے کھلا اور شازیہ کافی کے مگ لیے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے مگ آہستگی سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ گلوریا اس کا خیال کیے بغیر بلند آواز میں بولی، آئی لو یو کامران۔ شازیہ دروازے کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ گلوریا کی آواز سن کر وہ رک گئی اور گھوم کے ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ اوکے میں نے جلدی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، مگر گلوریا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، اس نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس کی نظر شازیہ پر پڑی، اسے دیکھ کر وہ اچانک آپے سے باہر ہو گئی اور چیخ کر بولی، تم کیوں کھڑی ہو؟ گیٹ لاسٹ۔ شازیہ نے گھبرا کر مجھے دیکھا، اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر گلوریا پھر چیخی، تم نے سنا نہیں؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ شازیہ نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں بنا کر بولا، وہ غلاموں کی طرح تمہاری خدمت کرتی ہے اور تم نے اسے یوں ذلیل کر کے کمرے سے نکال دیا، تمہیں اس سے معافی مانگنا ہوگی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں خوب جانتی ہوں کہ وہ خوبصورت کتیا کیوں خدمت کرتی ہے، گلوریا تلخ لہجے میں بولی۔ بہرحال اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہاں وہ رہے گی یا میں۔ مجھے گلوریا سے اس رویے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں نے بوکھلا کر اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں خود بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ شازیہ یہاں سے چلی جائے، تم سکون سے کافی پیو اور مجھے بھی پینے دو۔ میری بات سن کر گلوریا خاصی پرسکون ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخری سے ہوا کیا ہے، کیا پے در پہ حادثات اور مسلسل ذہنی ٹینشن کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میں کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا اور مسلسل سوچتا رہا۔ مجھے اب بھی یہی شبہ تھا کہ صبح اس نے بہت زیادہ وسکی پی لی ہے، اس لیے اب بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی میری اس خیال کی تصدیق کر رہی تھیں، مگر پھر میں نے خود اپنے خیال کو رد کر دیا۔ میں نے آج تک اسے نشے میں آؤٹ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ گلوریا نے بھی وہ سفوف پیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے اس سفوف کا خوب تجربہ تھا، میں اس کی کیفیت کو بھی
समझ रहा था। इस सूरत में मेरा ज़्यादा देर वहाँ बैठना भी मुनासिब नहीं था। इसने अभी तक मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। तुम आराम करो, मैं ज़रा इस बच्चे की खबर ले लूँ। जहन्नम में जाए वो बच्चा, ग्लोरिया ने कहा। मैं जानती हूँ तुम इस हरामजादी को मनाने जा रहे हो। क्या बकवास है, मैं बुना कर बोला। मुझे भी गुस्सा आ गया। तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ओके, फिर मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर वो अचानक उठ बैठी। मैं ही पागल थी जो अब तक तुम्हें समझ न सकी। तुम्हारी खातिर मैंने अपने लोग छोड़े, अपना मुल्क छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और तुम मुझे इसका ये सिला दे रहे हो। मैं समझती थी कि मशरिक के मर्द मुख्तलिफ होते हैं, मगर तुम तो मेरे हम वतनों से भी दो हाथ आगे हो। मैंने कांता को बर्दाश्त किया, सब कुछ जानते बूझते अनजान बन गई, सिर्फ इसलिए कि इसने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर हमें हमेशा तो इंडिया में रहना नहीं था, मगर अब ये जलील शाजिया न जाने कहाँ से तुम्हारे पीछे लग गई है। वो बुरी तरह रोने लगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने बुलंद आवाज में कहा, यस कम इन। दूसरे ही लम्हे तैमूर कमरे में दाखिल हुआ और ग्लोरिया को देखकर ठटक गया। आज क्या रोने का दिन है, इसने मुस्कुरा कर कहा। वहाँ शाजिया रो रही है, नज़ीर रो रहा है, और इसके साथ वो बच्चा भी रो रहा है। मैंने इससे बहुत पूछा कि रोने की कोई ख़ास वजह है तो मुझे भी बताओ, ताकि मैं भी रो लूँ, मगर वो सिर्फ रोए जा रहे हैं। इसे खामोश करते करते नज़ीर भी रोने लगा। यहाँ आया हूँ तो तुम भी रो रही हो, क्या मैं भी रोना शुरू कर दूँ? तैमूर ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। इसकी शक्ल देखकर ग्लोरिया को हंसी आ गई। फिर वो फौरन ही संजीदा होकर बोली, फिक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम भी जा रही हो? तैमूर संजीदा हो गया। शाजिया भी नज़ीर से यही कह रही थी कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से ले चलो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं, आखिर बात क्या है? बात तो ग्लोरिया ही बताएगी, मैंने तल्ख लहजे में कहा। न जाने इसे क्या हो गया है। तैमूर ने ग्लोरिया की तरफ इस्तफसार तलब नज़रों से देखा और बोला, तुम्हें बता दो क्या प्रॉब्लम है, या मुझे किसी काबिल ही नहीं समझती हो? कुछ बताओ। बात कुछ भी नहीं है, ग्लोरिया ने इसे नज़रें चुराते हुए कहा। बस इस माहौल में मेरा दम घुट रहा है। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो पोल्ट्री फार्म चली जाओ। ग्लोरिया कोई जवाब देने वाली थी कि अली मुराद बगोले की तरह कमरे में दाखिल हुआ और गहरे गहरे सांस लेने लगा। ये पहला मौका था कि वो यूं अचानक अंदर आया था। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने इसे इस्तफसार तलब नज़रों से देखा। मेरी छठी हिस्स भी कह रही थी कि कोई संगीन बात ज़रूर है। मैंने इसे पूछा, क्या बात है अली मुराद, कोई परेशानी है? साईं वो। अली मुराद थूक निकल कर रह गया, इससे बोला न गया। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। बोलते क्यों नहीं? मैं झिंझला कर बोला। साईं वो बड़े साईं। अली मुराद इतना कहकर खामोश हो गया। क्या हुआ बड़े साईं को? मैंने इसे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। ग्लोरिया भी अपनी तकलीफ भूल कर उठ बैठी थी और तैमूर भी परेशानी से अली मुराद को घूर रहा था। साईं वो गोट से करीम बख्श का फोन आया है। बड़े साईं कराची आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने इन पर हमला किया और वो लोग बाबा साईं को ले गए और इनके गार्ड्स। मैंने वहशत ज़दा लहजे में पूछा। करीम बख्श बता रहा था कि इनके साथ 4 गार्ड्स थे, वो चारों मौके पर ही हलाक हो गए। करीम बख्श बाबा साईं की गाड़ी का ड्राइवर है, वो भी शदीद जख्मी हालत में गोट पहुंचा है। डाकू तो इसे भी मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। इन डाकुओं की अब इतनी जुर्रत हो गई कि वो बाबा साईं जैसे बड़े जिम्मेदार पर हाथ डाल सकें। मैं खुद कलामी के अंदाज में बोला, क्या वो समझते हैं कि वो हमसे तावान वसूल कर लेंगे? फिर मैं अली मुराद से मुखातिब हुआ, तुम आईजी साहब को फ़ोन मिलाओ और मेरी बात कराओ। ठीक है साईं, अली मुराद ने जल्दी से कहा। वैसे गोट के थाने में करीम बख्श ने रिपोर्ट लिखवा दी है, तुमसे जितना कहा जा रहा है इतना ही करो। मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। चंद मिनट बाद अली मुराद ने टेलीफोन सेट मेरे नज़दीक रख दिया और रिसीवर मेरे हवाले करता हुआ बोला, आईजी साहब का पीए लाइन पर है। हेलो, मैंने बारोब अंदाज में कहा। प्लीज़ आईजी साहब से बात कराइए, मैं अब्दुल रहीम का बेटा बोल रहा हूँ। दूसरे ही लम्हे आईजी साहब लाइन पर थी। आईजी साहब, मैंने तल्ख लहजे में कहा, इस मुल्क का कानून अब इतना बेबस हो गया है कि इसके रहने का कोई जवाब ही बाकी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आईजी सख्त लहजे में बोला। प्रॉब्लम यह है कि डाकू अब इतने ताकतवर और बेखौफ हो गए हैं कि वो रईस अब्दुल रहीम खान को अगवा करके ले गए हैं। वो कराची आ रहे थे कि डाकू ने इनकी गाड़ी पर हमला किया, इनके गार्ड्स को हलाक किया और इन्हें उठा कर ले गए। इनका ड्राइवर किसी तरह मरने से बच गया, इसी ने ये इतला दी है। ये वाक़या क्या हुआ है? मैं इलाके के थाने के साथ साथ क्राइम ब्रांच और FIA को भी अहकाम जारी कर देता हूँ। वैसे आप परेशान न हों, रईस की जान को ख़तरा नहीं है। डाकू तावान का मुतालबा करेंगे, इसलिए इन्हें अगवा किया गया है और आपका ख्याल है कि हम इन्हें तावान दे दें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनकी जान बचाने के लिए हमें तमाम इम्कानात पर नज़र रखना होगी। मेरी एक बात गौर से सुन ले आईजी साहब, मैंने तलख लहजे में कहा। बाबा साईं को ज़रा भी तकलीफ पहुँची तो मैं पूरे शहर को आग और खून में नहला दूंगा। क्या बकवास है आईजी साहब? बिफर कर बोले। तुम हो कौन? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है रईस का एक ही बेटा था जो शायद दुश्मनों के हाथों कत्ल हो गया था। अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें आईजी साहब, मैंने सर्द लहजे में कहा। इनका एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे। मैं इनका दूसरा
बेटा हूँ कामरान। कामरान, आईजी साहब ने हैरत से दोहराया। वही कामरान जो इंडिया? जी हाँ, वही कामरान। मैंने इनकी बात काट दी। मैं वही कामरान हूँ जिसका नाम दहशत की अलामत बन गया है। मैं आपको सिर्फ 12 घंटे दे रहा हूँ। इस अरसे में अगर बाबा सही मुझे बाखैरियत न मिले तो। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। तो क्या होगा आईजी साहब? गोया आपे से बाहर हो गए। तो वो होगा जिसका आपने तसव्वुर भी न किया होगा। तो मुझे धमकी दे रहे हो? आईजी साहब गुर्रा कर बोले। धमकी तो वो लोग देते हैं आईजी साहब जो कुछ करने के काबिल नहीं होते। 12 घंटे के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि दहशतगर्दी होती क्या है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तुमने पुलिस को 12 घंटे की मोहलत दी है। ग्लोरिया ने कहा। क्या तुम इस दौरान में हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? आईजी साहब जानते हैं कि गवर्नर साहब ने दफाई अहकामात के जरिए कायम तमाम झूठे मुकदमात ख़त्म कराए हैं और कोई वक़्त होता तो पुलिस डाकुओं को पकड़ने के बजाय पहले मुझ पर हाथ डालती, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। अब वो लोग बाबा सही की बाजियाबी के लिए वाकई कोशिशें करेंगे। मैं भी इस दौरान में अपने तौर पर कोशिश करूँगा। अचानक मुझे महरम खान का ख्याल आया। वो ज़रूर जानता होगा कि बाबा सही को डाकुओं के किस गिरोह ने अगवा किया है। मैं उजलत में वहाँ से अपने कमरे में गया और बरक रफ्तारी से कपड़े बदल लिए। मेरी किस्मत में आराम था ही नहीं। शलवार कमीज़ मुझे रास नहीं आई थी। मैं एक मरतबा फिर जीन्स जैकेट और लॉन्ग शूज़ में मलबूस कील कांटे से लेस होकर बाहर निकला तो मुझे तैमूर भी इसी हालत में नजर आया। मैंने इस मरतबा वो मौलिक राइफल यूजी ब्रीफकेस में रखने के बजाय असम्बल करके अपने शाने से लटका ली। मेरे कांधे पर कैनूस का एक बैग भी था जिसमें राइफल के बहुत से कारतूस, रिवॉल्वर्स की मैगजीन, 2-3 दस्ती और स्मोक बम और कांता की दी हुई चंद ज़रूरी जड़ी बूटियाँ और सफूफ थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।